दुनिया की सबसे लंबी उड़ान के साथ एयर इंडिया की महिला पायलट्स ने रचा इतिहास। बहुत ही परिश्रम करा गया इस फ्लाइट के लिए, बहुत लंबे समय तक। यह सपना साकार करना बहुत ही एक अचंभे की बात थी और मुझे बहुत ही खुशी है कि हम 4 भारत की बेटियों ने यह सपना साकार किया। करीब 16,000 किलोमीटर की दूरी की तय उत्तरी ध्रुव के ऊपर से भरी उड़ान। सैन फ्रांसिस्को से बेंगलुरु तक उत्तरी ध्रुव पर सभी तरह से एक बहुत ही अद्भुत और रोमांचक यात्रा रही है। एयर इंडिया के इस ऐतिहासिक उड़ान की कमांडर से मुलाकात कार्यक्रम तेजस्विनी में। महात्मा के मंत्र। खुद वो बदलाव बनिए जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं। शनिवार से शुरू होने वाले कोविड-19 टीकाकरण अभियान के लिए राज्यों में वैक्सीन पहुंचनी जारी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने दी जानकारी, केवल पूर्व पंजीकृत लाभार्थियों को ही लगेगा टीका। फोटो आईडी दिखाना होगा अनिवार्य। सशस्त्र बलों के भूतपूर्व सैनिकों के सम्मान में आज आयोजित किया जा रहा है आर्म्ड फोर्सेज वेटरन्स डे। रक्षा मंत्री ने बेंगलुरु में आयोजित कार्यक्रम में शहीदों को दी श्रद्धांजलि। कहा, वीर जवानों की साहस और पराक्रम की बदौलत देश सुरक्षित। दिल्ली में आयोजित हुआ सालाना समारोह, सेना प्रमुख नरवणे ने किया संबोधित। कहा, बीता साल रहा चुनौतीपूर्ण। उत्तरी सीमाओं पर सैन्य बलों ने दिया अध्ययन साहस का परिचय। देश भर में मकर संक्रांति का उल्लास। असम में माघ बिहू और तमिलनाडु में पोंगल की धूम। सूर्य के उत्तरायण होने पर मनाई जाती है संक्रांति। प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री ने दी देशवासियों को बधाई। कैपिटल हिंसा को लेकर अमेरिकी प्रतिनिधि सभा ने डोनाल्ड ट्रंप के महाभियोग के पक्ष में किया मतदान। महाभियोग के पक्ष में 10 रिपब्लिकन सांसदों ने किया वोट। यूएस के इतिहास में पहली बार कोई राष्ट्रपति 2 बार महाभियोग का करेगा सामना। कोविड-19 की उत्पत्ति की जांच के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन की विशेषज्ञ टीम पहुंची वुहान। कोविड-19 प्रोटोकॉल के तहत दल के सदस्यों को किया गया क्वारंटाइन। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ब्रिस्बेन में निर्णायक जंग के लिए तैयार टीम इंडिया। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ लगातार तीसरी टेस्ट सीरीज जीतने का है मौका। नमस्कार, हिंदी समाचारों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रेशमा फारूकी। देश में 16 जनवरी से शुरू होने वाले कोविड टीकाकरण अभियान के लिए लेह में कोरोना वैक्सीन की पहली खेप पहुंच गई है। लद्दाख के सांसद जामयांग सेरिंग नामग्याल और चिकित्सा विभाग के निदेशक डॉक्टर फुसोंग अंगचुक ने पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा विकसित कोविड वैक्सीन प्राप्त की। पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और हैदराबाद से भारत बायोटेक कोविड वैक्सीन निर्मित टीकों की खेप देश भर के लिए विभिन्न शहरों में पहुंच रही है। जम्मू कश्मीर से लेकर केरल और असम से लेकर गोवा तक देश के कोने कोने में वैक्सीन पहुंचाई जा रही है। सिक्किम में कल कोविड-19 वैक्सीन की 1250 शीशियों की पहली खेप पहुंच गई है। कोविड-19 वैक्सीन को चलाए जाने वाले टीकाकरण अभियान के लिए केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर पूरी तरह से तैयार है। जम्मू कश्मीर में कोरोना वैक्सीन की पहली खेप कल पहुंच गई है। जम्मू में कोविड वैक्सीन को गाड़ियों से उतारकर डायरेक्टर हेल्थ जम्मू में बनाए गए वैक्सीन सेंटर में रखा गया है। जम्मू डिवीजन से वैक्सीन को सभी जिलों में वितरित किया जाएगा। विशेष हेलीकॉप्टर्स की मदद से कोविड-19 टीकों को दूर दराज के क्षेत्रों में पहुंचाया जाएगा। राज्य
राज्य सरकार ने पहले चरण में टीकाकरण के लिए अब तक 1.5 लाख स्वास्थ्य कर्मचारियों को पंजीकृत किया है। पुणे से कोविशील्ड की पहली खेप उत्तराखंड पहुंची। वैक्सीन की 1,13,000 खुराक की खेप राज्य में नेशनल हेल्थ मिशन के असिस्टेंट डायरेक्टर और अन्य अधिकारियों को सौंपी गई। देशव्यापी कोरोना टीकाकरण अभियान शुरू होने से अब 48 घंटे से भी कम वक्त बचा है। अभियान की तैयारियों के सिलसिले में देश भर में वैक्सीन पहुंचाई जा रही हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने ट्वीट कर बताया कि कोविड के टीके लगवाने के लिए लक्षित समूह के व्यक्तियों को टीकाकरण केंद्र में किन किन दस्तावेजों को परिचय पत्रों के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, मनरेगा जॉब कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, एनपीआर का स्मार्ट कार्ड, पैन कार्ड, फोटो वाले पेंशन दस्तावेज, फोटो वाले बैंक पोस्ट ऑफिस पासबुक, श्रम मंत्रालय द्वारा हेल्थ इंश्योरेंस स्मार्ट कार्ड, केंद्र या राज्य सरकार द्वारा दी गई सर्विस आई कार्ड को अपने फोटो आई कार्ड के रूप में वैक्सीनेशन सेंटर पर दिखा सकते हैं। वैक्सीनेशन के दौरान फोटो आई कार्ड ले जाना अनिवार्य है। स्वास्थ्य मंत्री के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति फोटो आई कार्ड नहीं ले जाता है टीकाकरण केंद्र पर तो उन्हें टीका नहीं लगाया जाएगा। सेशन साइट पर रजिस्ट्रेशन के दौरान इस्तेमाल किए गए फोटो आई कार्ड को ले जाना जरूरी होगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के मुताबिक टीकाकरण केंद्र पर टीके लगवाने के लिए ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। पहले से रजिस्ट्रेशन कराए लोगों का ही वैक्सीनेशन सेंटर पर उनके निर्धारित समय, तिथि और स्थान पर टीके लगाए जाएंगे। ये सारी सूचनाएं आपको कोविन ऐप पर रियल टाइम बेसिस के आधार पर उपलब्ध होंगी। टीके के लिए रजिस्टर्ड लाभार्थी, टीकों की उपलब्धता आदि सभी सूचनाएं कोविन ऐप पर उपलब्ध होंगी। और ब्रिटेन और अन्य देशों में पाए जाने वाले कोविड-19 के नए स्वरूप स्ट्रेन को पहचानने और इसकी रोकथाम करने के लिए वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद और स्पाइस हेल्थ के बीच एक साझेदारी हुई है। इस साझेदारी के तहत अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों से आने वाले मुसाफिरों के पॉजिटिव नमूनों के परीक्षण के लिए इंदिरा गांधी एयरपोर्ट दिल्ली पर एक प्रयोगशाला स्थापित की गई है, जिस लैब का शुभारंभ नीति आयोग के हेल्थ मेंबर डॉक्टर BK पॉल ने किया। इस मौके पर IGBI के निदेशक अनुराग अग्रवाल, स्पाइस जेट के CMD अजय सिंह और स्पाइस हेल्थ की CEO अवनी सिंह भी मौजूद थे। इस ट्रेन का पता लगाने के लिए एयरपोर्ट पर तैयार लैब का हमारे संवाददाता राजेश राज ने जायजा लिया और वैज्ञानिकों से समझने का प्रयास किया कि कैसे ये अत्याधुनिक प्रयोगशाला बहुत कम समय में इस ट्रेन का पता लगाएगी। आइए देखते हैं। जो पॉजिटिव मुसाफिर आएंगे उनके स्ट्रेन का पता लगाने के लिए यहाँ पर एक लैब बनाया है, जिस लैब के भीतर हम मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि डॉक्टर राजेश पांडे समेत तमाम जो वैज्ञानिक हैं, डॉक्टरों की टीम जो है वो यहाँ मौजूद है। हम उनसे सीधे आपको रूबरू कराते हैं कि आखिर किस तरीके से ये लैब जो है वो काम करेगा। डॉक्टर साहब, कैसे काम करेगा ये लैब? हमारा मकसद इसमें यह है कि पहले जो 1 वीक का समय लग जाता था और उस 1 वीक में ये हो सकता है कि किसी के अंदर जो यूके स्ट्रेन है वो कहीं और गए, वहाँ से कहीं और फैल सकता है। तो हमारा यहाँ मकसद ये है कि हम कितनी जल्दी वो पता कर सके कि इनमें यूके स्ट्रेन है या नहीं है। कैसे ऑपरेट करेंगे ये हमारे दूरदर्शन के दर्शकों को आप बताएं। तो इसके 2 पार्ट है। एक है कि हमें पहले सार्स को अलग अलग लोगों में अलग अलग नंबर हो सकते हैं, तो पहले हमें उस नंबर को बढ़ाना पड़ता है, जिसको हम कहते हैं सीक्वेंसिंग लाइब्रेरी बनाना। तो सीक्वेंसिंग लाइब्रेरी जब बन जाती है और वो अच्छी बनती है, उसको चेक करने का भी मशीन है। चेक करके जब हम वहाँ कंफर्म होते हैं कि हाँ ये अच्छी बनी है, फिर हम ले आते हैं इस सीक्वेंसर पे। एक दिन में कितने लोगों का टेस्ट जो है वो किया जा सकता है? इस मशीन में एक दिन में 50 टेस्ट सीक्वेंसिंग आराम से कर सकते हैं, क्योंकि ये मशीन आप देख रहे हैं क्योंकि इतनी छोटी सी है, तो ज़रूरत के मुताबिक हम ऐसी बहुत सारी मशीनें लगा सकते हैं। रिपोर्ट जो है वो कितने देर में, कितने घंटे में आ जाएंगे? हम अब तक जो लैब में करते हैं 30 घंटे में हम सीक्वेंसिंग का रिपोर्ट जनरेट कर पाते हैं। यूके स्ट्रेन की चेन को तोड़ने के लिए भारत सरकार और स्पाइस जेट ने मिलकर एक लैब बनाया है और आप देख सकते हैं कि ये तमाम वैज्ञानिकों की टीम हमारे पीछे है, जो इस बात का पता लगाएंगे कि जो यूके स्ट्रेन है उसके जो मरीज जो पहुंचेंगे पॉजिटिव, उसका RT-PCR करने के बाद इस लैब में सैंपल लाया जाएगा और बहुत त्वरित कार्रवाई करते हुए बहुत जल्द
जो है 30 घंटे के भीतर इनकी कोशिश होगी कि स्ट्रेन का पता लगा दिया जाए ताकि चेन को तोड़ा जा सके और इंडिया में इसके फैलाव को रोका जा सके। कैमरामैन जगपाल सिंह के साथ इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली से मैं राजेश राज, डीडी न्यूज़ के लिए। और बुलेटिन में फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। 9 to 5 जॉब, अरे 5 to 9 जॉब, भाग दौड़ ऑल द टाइम जॉब, द रोमिंग वाला जॉब, द डेडलाइन वाला जॉब, और आर यू लिविंग इन द मार्केट वाला जॉब। जिंदगी में मौके ही मौके हैं। अपनी मर्जी से जॉब चुनिए और अपनी इच्छा अनुसार कमाइए। बन जाइए LIC एजेंट। ये है जॉब से बढ़कर, ये है करियर इंश्योरेंस। अपना बॉस खुद बनिए, बन जाइए LIC एजेंट। अब लाइफ सेट है। ब्रेक के बाद बाकी की खबरों पर नजर डालते हैं। 5वें आर्म्ड फोर्सेज वेटरन्स डे के मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने बेंगलुरु में आयोजित एक कार्यक्रम में शिरकत की। वायुसेना के हेडक्वार्टर में हुए कार्यक्रम के दौरान रक्षा मंत्री ने शहीदों को नमन कर देश के प्रति अतुलनीय बलिदान को याद किया। और वेटरन्स डे पर सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे ने कहा कि पिछला साल हमारे देश और सशस्त्र बलों के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण था। सशस्त्र बलों ने बड़ी कुशलता से उत्तरी सीमाओं पर बहादुरी से रहते हुए भी महामारी का मुकाबला किया। मुझे गर्व है कि इसे पूरा करने में हमारे दिग्गजों का समर्थन था। पिछले वर्ष हमारे देश और सेना के लिए बहुत ही चुनौतीपूर्ण रहा है। सेना उत्तरी सीमाओं पर सुरक्षा में दृढ़ता से डटी रही और साथ ही कोविड महामारी का सामना सक्षम रूप से करती रही। मुझे ये कहते हुए गर्व है कि इस कार्य को सफलतापूर्वक करने के लिए हमारे वेटरन्स का पूरा सहयोग मिला। उन्होंने कहा कि कुछ दिग्गजों ने निराशा व्यक्त की थी कि 1971 की लड़ाई के 50 साल के लिए ज्यादा महत्व नहीं दिया जा रहा है। मैं ये कहना चाहता हूं कि 1971 की युद्ध जीत को चिन्हित करने के लिए इस पूरे वर्ष को स्वर्णिम विजय वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित भी किए जाएंगे। ये पूरा साल 1971 के युद्ध के विजय प्राप्त होने के उपलक्ष्य में स्वर्णिम विजय वर्ष के रूप में मनाया जाएगा और देश भर में अलग अलग जगहों पर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा, जैसे कि एग्जीबिशंस, बैंड डिस्प्लेज, परेड इत्यादि। थल सेना अध्यक्ष ने बताया कि पिछले साल से अब तक जवानों की 1500 शिकायतों का निपटारा भी किया गया है। सेना निवृत्त सैनिकों के 12,500 परिवारों को शिक्षा और विवाह के लिए वित्तीय मदद पहुंचाई गई है। उन्होंने कहा कि इसके अलावा भी उनको जोड़ने के लिए कई अन्य कदम भी उठाए गए हैं। DIV ने बीते साल में लगभग 15,000 ग्रीवेंसेस को सफलतापूर्वक अंजाम दिया है। तकरीबन 12,500 शहीदों के परिवारजनों को एजुकेशन, मैरिज और कंप्यूटर ग्रांट इत्यादि के लिए 64 करोड़ के ग्रांट दिए गए हैं। साथ ही पिछले 3 सालों में हमारे लगभग 1,10,000 जवानों और 12,000 परिवारजनों को प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत कौशल यानी कि स्किल्स प्रदान किए गए। बैटल कैजुअल्टीज का जो एक्सग्रेशिया है वो 2 लाख से बढ़कर 8 लाख कर दिया गया है। सभी रिकॉर्ड ऑफिसर्स ने डिजिटाइजेशन और वेटरन्स आउटरीच पर काफी जोर दिया है। वेटरन्स डे के मौके पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर नौसेना अध्यक्ष एडमिरल करमबीर सिंह ने 1971 युद्ध में भाग लेने वाले सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि 1971 युद्ध की विजय के उपलक्ष्य में वर्ष 2021 को स्वर्णिम विजय वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। 2021 is of special importance to all of us. It's the 50th anniversary of our splendid victory in the 1971 war. And this bears a special significance in our national conscience and is accordingly being celebrated across the country as Swarnim Vijay Varsh.
So on behalf of all men in white, I salute our veterans who participated in the 1971 war and fashioned India's victory with their sweat, blood, grit, determination and professionalism. इस मौके पर वायुसेना अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया ने पूर्व सैनिकों की शिकायत निपटारे प्रणाली तैयार करने के लिए एयरफोर्स वेटरन्स निदेशालय की प्रशंसा की। इसके तहत जल्द ही पूर्व वायु सैनिकों की सभी जानकारियां ऑनलाइन उपलब्ध होंगी। DAV is functioning quite well. In DAV, one, they bring out a booklet every year which updates all the procedures, all the policy matters, forms, etc., what's to be done. So as a matter of education, as a matter of bringing out what needs to be done is put on paper very clearly. The next big step is to handle digitization and digitization of all the records, every single record. This is a big task and going electronic, but it has been initiated. And in due course, I think this is what will bring in efficiency and our ability to handle the tasks of veterans really well, because many of the issues, the biggest problem is documentation, and this will sort out the issues for the future, I think, very, very well. साल 1971 में भारत पाकिस्तान के बीच हुए युद्ध के स्वर्णिम वर्ष के अवसर पर सेना ने एक वीडियो साझा किया। नौसेना प्रमुख एडमिरल करमवीर ने भारत की आदित्य विजय पर यह विजय गीत रिलीज किया। और देश भर में आज मकर संक्रांति का पर्व मनाया जा रहा है। मकर संक्रांति के दिन सूर्य उत्तरायण होता है। उत्तरायण के समय दिन लंबे और रातें छोटी होती हैं। मकर संक्रांति के पर्व के मौके पर तिलकुट, चूड़ा, दही एवं गुड़ खाने की पुरानी परंपरा है। वहीं देश के ज्यादातर राज्यों में मकर संक्रांति के मौके पर पतंग उड़ाने का प्रचलन है। आज के दिन युवा से लेकर बड़े तक पतंग उड़ाकर त्योहार को मनाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं दी। पीएम ने ट्वीट के माध्यम से कहा, देशवासियों को मकर संक्रांति की बहुत बहुत बधाई। मेरी कामना है कि उत्तरायण सूर्यदेव सभी के जीवन में नई ऊर्जा और नए उत्साह का संचार करें। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि मकर संक्रांति का ये महापर्व सभी देशवासियों के जीवन में नई ऊर्जा एवं उत्तम स्वास्थ्य लेकर आए, ऐसी ईश्वर से कामना करता हूं। मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। मकर संक्रांति के मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद के श्री जगन्नाथ जी मंदिर में पूजा की। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने उत्तरायण महापर्व की आप सभी को मंगल कामनाएं एवं बधाई दी है। प्रकाश जावड़ेकर ने माघ बिहू की भी देशवासियों को शुभकामनाएं दी। देश भर में आज पोंगल का त्यौहार मनाया जा रहा है। पोंगल पर्व के अवसर पर संघ प्रमुख मोहन भागवत ने चेन्नई के श्री कादुम्बड़ी मंदिर में पूजा अर्चना की। तमिलनाडु में पोंगल के मौके पर जल्लीकट्टू की शुरुआत हो गई है। मदुरै में इसका आयोजन इस बार कोरोना गाइडलाइंस के मद्देनजर हो रहा है। राज्य सरकार द्वारा निर्देश दिया गया है कि खिलाड़ियों की संख्या 150 से अधिक नहीं होनी चाहिए, साथ ही दर्शकों की संख्या भी 50% तक होनी चाहिए। कोरोना वायरस संक्रमण काल में संगम किनारे बसाए गए माघ मेले का पहला स्नान पर्व मकर संक्रांति पर आज से प्रयागराज में शुरू हुआ। इसमें लाखों श्रद्धालु संगम तट पर आस्था की डुबकी लगाएंगे। इस बार मेले में हर श्रद्धालु को अपनी कोरोना टेस्ट रिपोर्ट लेकर आना है। घाटों पर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ स्नान की व्यवस्था की गई है। इस बार ग्रहों और नक्षत्रों का विशेष संयोग मकर संक्रांति और मेले को खासा फलदायक बना रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ
तरफ सरकारी अमले पर श्रद्धालुओं को कोरोना के संक्रमण से बचाने की बड़ी चुनौती भी है। मेले में इस बार 6 प्रमुख स्नान पर्व होंगे। आज यानी मकर संक्रांति के दिन से शुरू हो रहा माघ मेला 11 मार्च को महाशिवरात्रि तक चलेगा। करीब 2 महीने तक चलने वाले आस्था के इस मेले में देश दुनिया से तकरीबन 5 करोड़ श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है। मेले के लिए संगम की रेती पर तंबुओं का एक अलग शहर बसाया गया है। दर्जन भर से ज्यादा थाने और 30 के करीब पुलिस चौकियां बनाई गई हैं। अस्पताल और सरकारी राशन की दुकानों के साथ ही तमाम सरकारी विभागों के दफ्तर भी बनाए गए हैं। साधु संतों और कल्पवासियों के लिए टेंट सिटी बनाई गई है, तो साथ ही लोहे के चकर्ड प्लेट की सड़कें और गंगा नदी पर आवागमन के लिए पीपे के पुल बनाए गए हैं। हरिद्वार में श्रद्धालुओं ने आज मकर संक्रांति के मौके पर गंगा जी में डुबकी लगाई। मकर संक्रांति पर्व के स्नान को कुंभ मेले का अभ्यास स्नान माना जा रहा है। ऐसे में कुंभ मेला पुलिस और जिला प्रशासन भी स्नान पर्व को लेकर कोई कोताही नहीं बरतना चाहता। इस स्नान में यदि कोई कमी सामने आती है तो उसे कुंभ के स्नान से पहले सुधारने की कोशिश की जाएगी। अधिकृत रूप से हरिद्वार कुंभ का आगाज अभी नहीं हुआ है, लेकिन यदि परंपरा की बात की जाए तो आज यानी 14 जनवरी को मकर संक्रांति का दिन हरिद्वार में होने वाला गंगा स्नान ही कुंभ का स्वरूप तय करेगा। कोविड के साए में हो रहे इस पहले कुंभ में यानी आज गंगा स्नान में कोई बाधा नहीं हुई तो तय मानिए कि इस बार का कुंभ भी पहले के कुंभ की तरह भव्य और विराट होगा। सरकार के निर्देश पर मेला प्रशासन ने तैयारी भी कुछ इसी तरह से की है। और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा तमिलनाडु के 1 दिवसीय दौरे पर आज चेन्नई पहुंचेंगे और इस दौरान वे चेन्नई में पार्टी की राज्य इकाई की ओर से पोंगल के मौके पर आयोजित एक कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। भाजपा के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी और राज्यसभा सदस्य अनिल बलूनी ने एक बयान जारी कर ये बात बताई। नड्डा पश्चिमी चेन्नई जिले के मदुरावोयल में पार्टी की ओर से पोंगल पर आयोजित नम्मा ओरू पोंगल हमारे शहर पोंगल उत्सव कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। तमिलनाडु भाजपा इकाई द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। नड्डा तमिलनाडु के पोंगल खेल स्पर्धाओं, पारंपरिक कलाओं के कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके अलावा वे बैलगाड़ी की सवारी भी करेंगे। बैल किसानों का प्रतीक है। राज्य में AIDMK और भाजपा की गठबंधन सरकार है। इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह राज्य का दौरा कर चुके हैं। नवंबर में वे यहां आए थे। श्री बलूनू ने बताया कि चेन्नई में ही जेपी नड्डा तमिल पत्रिका तुगलक की 91वीं वर्षगांठ पर आयोजित एक कार्यक्रम का भी संबोधित करेंगे। उल्लेखनीय है कि राज्य में इस साल विधानसभा चुनाव भी होने हैं। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने राष्ट्रीय विज्ञान संचार एवं नीति अनुसंधान संस्थान के शिलान्यास के अवसर पर कहा कि विज्ञान के क्षेत्र में देश ने पिछले दिनों काफी तरक्की की है। भारत विज्ञान और अनुसंधान के मामले में दुनिया के शीर्ष 10 देशों में शामिल है। जिस भी पैरामीटर पर हम देश को विज्ञान की भारत की प्रगति को विश्लेषण करते हैं, कंपेयर करते हैं दुनिया के दूसरे देशों से मिलकर कंपेयर करते हैं, तो हम देखते हैं सब जगह पर हम ऐसा नहीं कि कोई हम 50वें 60वें रैंक पे चल रहे हो। हमारा हर जगह रैंक जो है वो पहले नंबर से लेकर 10 नंबर के बीचों बीच ही होता है मोटे तौर पर। ये खाली CSIR की बात नहीं, ये सभी जितने हमारे वैज्ञानिक उपलब्धियाँ हैं बहुत सारी जगह पे तो हम शायद नंबर 1 पे हैं। मैं उनकी डिटेल्स में नहीं जा रहा। यानी कि हम ऑलरेडी जो है एक सिग्निफिकेंट स्थान पर पहुंच चुके हैं, जहां से एक ठीक प्रकार से अगर एक जंप अगली हमने लगाई तो निश्चित रूप से हम जो है बहुत सारी लोगों के लिए सुखदायी खबरें जो हैं और सुखदायी कारण ऐसे प्रोड्यूस कर सकते हैं। और अमेरिका में डेमोक्रेटिक पार्टी के दबदबे वाली प्रतिनिधि सभा ने बुधवार देर रात अमेरिका के निवर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के महाभियोग प्रस्ताव पर अपनी मोहर लगा दी। प्रतिनिधि सभा में ट्रंप के महाभियोग प्रस्ताव पर मतदान के दौरान पक्ष में 232 और विपक्ष में 197 वोट पड़े। चौंकाने वाली बात थी कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी के 10 सांसदों ने भी प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया।
222 डेमोक्रेट्स सांसदों और 10 रिपब्लिकन सांसदों सहित कुल 232 सांसदों ने प्रस्ताव के पक्ष में मतदान कर राष्ट्रपति ट्रंप पर महाभियोग चलाने के प्रस्ताव को अपना समर्थन दिया। इस मतदान के साथ ही ट्रंप अमेरिकी इतिहास में पहले ऐसे राष्ट्रपति बन गए जिनके खिलाफ 2 बार महाभियोग चलाया गया है। गौरतलब है कि कैपिटल हिंसा मामले में ट्रंप के खिलाफ ये महाभियोग प्रस्ताव लाया गया था। ट्रंप के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव सांसद जेमी रिस्किन, डेविड सिसिलेनी और टेड लियू ने तैयार किया था। प्रतिनिधि सभा के 211 सदस्यों ने इसे सह प्रायोजित किया। प्रस्ताव में निवर्तमान राष्ट्रपति पर समर्थकों को राजद्रोह के लिए उकसाने का आरोप लगाया गया है। इसमें कहा गया है कि ट्रंप ने अपने समर्थकों को कैपिटल बिल्डिंग यानी संसद परिसर की घेराबंदी के लिए तब उकसाया जब वहां इलेक्टोरल कॉलेज के मतों की गिनती चल रही थी और लोगों के धावा बोलने की वजह से ये प्रक्रिया बाधित हुई। इस घटना में एक पुलिस अधिकारी समेत 5 लोगों की मौत हो गई। प्रतिनिधि सभा में डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पर मुहर लगने के बाद अब सबकी नजरें सीनेट पर हैं। अगर यहां भी प्रस्ताव पास हो जाता है तो डोनाल्ड ट्रंप को तय समय से पहले ही राष्ट्रपति का पद छोड़ना होगा। लेकिन सीनेट में रिपब्लिकन नेताओं के पास 50 के मुकाबले 51 का मामूली अंतर से बहुमत है। सीनेट में महाभियोग प्रस्ताव पारित करने के लिए 2/3 सदस्यों के मतों की आवश्यकता होती है। प्रतिनिधि सभा ने 18 नवंबर 2019 को भी डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ महाभियोग के आरोप को पारित किया था, लेकिन रिपब्लिकन पार्टी के नियंत्रण वाले सीनेट ने फरवरी 2020 में उन्हें आरोपों से बरी कर दिया था। उस दौरान आरोप लगाए गए थे कि ट्रंप ने यूक्रेन के राष्ट्रपति पर दबाव डाला है कि जो बाइडेन और उनके बेटे के खिलाफ कथित भ्रष्टाचार के दावों की जांच करवाएं। और विश्व स्वास्थ्य संगठन का एक दल चीन में कोविड संक्रमण के नए मामले मिलने के बीच आज वुहान पहुंची, जहां इस महामारी की शुरुआत के बारे में तथ्यों का पता लगाया जाएगा। हेबई प्रांत के केंद्र में स्थित वुहान पहुंचने पर दल के सदस्यों को क्वारंटीन किया जाएगा। हेलोंगजियांग प्रांत में कोविड-19 आपातकाल घोषित किया गया और सयोल शहर के लगभग 52 लाख लोग लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं। वुहान में 2019 के दिसंबर में सबसे पहले कोरोना वायरस महामारी के सबसे पहले वायरस का पता चला था। WHO प्रमुख टेड्रोस अधेनोम घेब्रेयेसस ने पिछले सप्ताह इस बात पर निराशा प्रकट की थी कि दौरे को अंतिम रूप देने का लंबा समय लग रहा है। और खेल की खबरों में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेली जा रही टेस्ट सीरीज का चौथा और अंतिम टेस्ट कल से ब्रिस्बेन में खेला जाएगा। फिलहाल सीरीज 1-1 की बराबरी पर है। ऐसे में इस मैच को जो भी टीम जीतेगी वो सीरीज अपने नाम कर लेगी। एडिलेड में सीरीज का पहला मैच ऑस्ट्रेलिया ने जीता था। मेलबर्न में दूसरा मैच जीतकर भारत ने शानदार वापसी की थी। वहीं सिडनी में खेला गया तीसरा मैच रोमांचक ड्रॉ रहा था। गाबा का मैदान, सामने है सीरीज जीत का इम्तिहान। अजिंक्य रहाणे की मजबूत कप्तानी और टिम पेन की हताशा भरी कहानी के साथ शुरू होगी ब्रिस्बेन की लड़ाई, जिसके लिए टीम इंडिया के रणबांकुरों ने कमर कस ली है। टीम की ये तैयारी गाबा की पिच को लेकर खास है, जहां की पिच स्टीप बाउंस वाली रहने वाली है। बल्लेबाजी से ज्यादा टीम इंडिया के लिए गेंदबाजी इस वक्त ज्यादा चिंता का विषय बनी हुई है, जहां चोटिल खिलाड़ियों के बाद अनुभव की कमी साफ झलक रही है। बल्लेबाजी में काफी कुछ रोहित शर्मा, अजिंक्य रहाणे और चेतेश्वर पुजारा की बल्लेबाजी पर निर्भर रहेगा। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो टीम इस मैदान पर पिछले 32 साल से कोई मुकाबला नहीं हारी है, लेकिन अगर टीम इंडिया चोट से टूटी है तो ऑस्ट्रेलिया अपने परफॉर्मेंस से लुटी पिटी दिख रही है, जो कि पिछले मैच में साफ दिखाई भी दिया। फिर चाहे खराब कप्तानी की बात हो या कैच छोड़ने की, ऑस्ट्रेलिया के लिए भी चोट की समस्या सामने है, जहां विल पुकोस्की चौथे टेस्ट से बाहर हो गए हैं। आंकड़ों की बात करें तो पिछली बार उसे ब्रिस्बेन में नवंबर 1988 में वेस्टइंडीज ने 9 विकेट से हराया था। उसके बाद से अब तक ऑस्ट्रेलिया ने ब्रिस्बेन में 31 टेस्ट खेले हैं, जिसमें से 24 जीते हैं और 7 मैच ड्रॉ रहे हैं। वहीं भारतीय टीम ने इस मैदान पर अब तक 6 टेस्ट खेले हैं, जिसमें से 5 हारे हैं और 1 ड्रॉ रहा है। यानी टीम को अभी भी जीत का इंतजार है और अब इस इंतजारी को जीत का दीदार कराने की जिम्मेदारी अजिंक्य रहाणे पर है। स्पोर्ट्स डेस्क, टीडी न्यूज।
तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इजाजत दें, नमस्कार। खत्म हुआ इंतजार। कोविड-19 के विरुद्ध जंग हुई और सशक्त। 16 जनवरी से टीकाकरण की ऐतिहासिक शुरुआत। 16 जनवरी से हम दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू कर रहे हैं। ये हम सभी के लिए गौरव की बात है। देशव्यापी अभियान की लाइव रिपोर्टिंग, संपूर्ण कवरेज और विशेष प्रोग्रामिंग। दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान की शुरुआत, ऑपरेशन कोविड वैक्सीनेशन। 16 जनवरी, लगातार कवरेज सिर्फ डीडी न्यूज पर। दुनिया की सबसे लंबी उड़ान के साथ एयर इंडिया की महिला पायलट्स ने रचा इतिहास। बहुत ही परिश्रम करा गया इस फ्लाइट के लिए, बहुत लंबे समय तक। यह सपना साकार करना बहुत ही एक अचंभे की बात थी और मुझे बहुत ही खुशी है कि हम 4 भारत की बेटियों ने यह सपना साकार किया। करीब 16,000 किलोमीटर की दूरी की तय, उत्तरी ध्रुव के ऊपर से भरी उड़ान। ये सैन फ्रांसिस्को से बेंगलुरु तक उत्तरी ध्रुव पर सभी तरह से एक बहुत ही अद्भुत और रोमांचक यात्रा रही है। एयर इंडिया के इस ऐतिहासिक उड़ान की कमांडर से मुलाकात, कार्यक्रम तेजस्विनी में। With only 2 days left for the rollout of the world's largest COVID-19 vaccination drive, preparations are on at full swing across the country. Health Minister Dr. Harshvardhan says only pre-registered beneficiaries will be vaccinated according to their allotted schedule. Also says photo ID card is mandatory at the vaccination site. Armed Forces Veterans Day is celebrated to honor services rendered by the veterans of the forces. Raksha Mantri Rajnath Singh says India wants peace with neighbours, but we are ready to give befitting reply by entering the homes of our enemies against terrorism. Army Chief General M.M. Narbane says despite the challenging year, armed forces have guarded the northern borders bravely. Makar Sankranti being celebrated across the country today. The festival marks the beginning of a northward movement of the sun. Prime Minister Narendra Modi, Union Home Minister Amit Shah and other leaders extend their greetings to the people on the occasion. And in sports, the fourth and final test match between India and Australia to begin in Brisbane from tomorrow, with both sides winning 1 match each. The last test match will decide the series winners. US House of Representatives votes in favor of impeachment of Donald Trump over Capitol violence. 10 Republican lawmakers vote for impeaching Trump. Trump becomes the first president in the history of the US to be impeached twice.
US President-elect Joe Biden expresses hope that the Senate will deal with their constitutional responsibilities on impeachment while working on other important businesses. US House Speaker Nancy Pelosi says the House today demonstrated that no one is above the law, not even the President of the United States. Trump condemns Capitol violence in a video released on Twitter without mentioning the impeachment. A team of international experts arrives in the city of Wuhan to investigate the source of early infections of COVID-19. The team is to spend about a month in the city. The WHO expert team visit was delayed due to a lack of authorization from the Chinese authorities. Well, hello and welcome you over the latest here on DD India and DD News. I'm Gautam Roy. Now, India's COVID vaccination drive is scheduled to start on the 16th of January, which is Saturday, with priority given to an estimated 3 crore healthcare and frontline workers. Spreading hope and health across the country, consignments of vaccines manufactured in Pune-based Serum Institute of India and Bharat Biotech COVID vaccine from Hyderabad are reaching various cities and other places across the country. All the vaccine batches for the first phase will positively reach their destinations by the end of the day today. Vaccine batches from the Serum Institute of India in Pune arrived in Leh for Ladakh COVID vaccination drive. Ladakh BJP MP Jamyang Sering Namgyal received the consignment at the airport and handed it over to Leh CMO. And the vaccine is also being delivered to Arunachal Pradesh today as well. And in a run-up to the vaccination drive, Union Health Minister Dr. Harsh Vardhan has clarified some of the FAQs for all to stay informed and stay safe. These pertain to the registration process, photo identification and the CoWIN app. Let's take a look at some of these and some other FAQs as well. Now, will COVID-19 vaccine be given to everyone simultaneously? The answer is the government has identified high-risk groups to be vaccinated on priority. The first group includes healthcare and frontline workers. The second group will be persons above 50 years and persons with comorbid conditions. And after that, the vaccine will be made available to all the others. Will the vaccine be safe as it is being introduced in a short span of time? Vaccines are being introduced in the country only after the regulatory bodies have given their approval. Now, the question, is it mandatory to take the vaccine? Well, vaccination for COVID-19 is voluntary. However, it is advisable to receive the complete schedule of the vaccine to ensure that the benefit is accrued to all. Is it necessary for the COVID recovered person to take the vaccine? It is advisable in that case. Can a person having COVID-19 confirmed or suspected infection be vaccinated as well? Well, you need to take a break of 14 days before you get yourself vaccinated, and it will help after that period is passed that you get yourself vaccinated so that this infection doesn't spread to others. Also, out of the multiple vaccines available, how is one or more vaccine chosen for administration? Well, the safety and efficacy data from clinical trials of vaccine candidates are examined by the drug regulator before granting of the license. Hence, all the licensed COVID-19 vaccines will have comparable safety and efficacy. However, it may be ensured that the entire schedule of vaccination is completed by only one type of vaccine. As different vaccines, it's not good to mix them. Does India have the capacity to store COVID vaccine at +2 to +8 degrees Celsius and transport them to required temperature? The answer is India runs one of the largest immunization programs in the world, catering to the vaccination needs of over 26 million newborns and 29 million pregnant women. So India does have that kind of capability and capacity. The program mechanisms are strengthened to effectively cater to the country's large and diverse population as well. And will the vaccine introduced in India be as effective as the ones introduced in other countries? The answer is yes. The COVID-19 vaccine introduced in India will be as effective as any vaccine developed by other countries, as various phases of vaccine trials are undertaken to ensure its safety and efficacy.
Also, one question is, are there any preventive measures and precautions that one needs to follow at the session site? Well, you must rest at the vaccination center for at least half an hour after taking the COVID-19 vaccine. You should inform the nearest health authorities, ANM, ASHA, in case you subsequently feel any discomfort or uneasiness. And also remember to continue following COVID-appropriate behavior like wearing a mask, maintaining hand sanitization, physical distancing as well. All that is still required. And what about the possible side effects from COVID-19 vaccine? Well, COVID vaccine is introduced only when the safety is proven. Like other vaccines, the common side effects in some individuals' cases could be mild fever, pain, etc. At the site of the injection, states have been asked to make arrangements to deal with any COVID-19 vaccine-related side effects. Okay, now major Hindu harvest festival of Makar Sankranti is being celebrated across the country today. Makar Sankranti is an ideal illustration of unity in diversity. Each state in India has a different way of celebrating Makar Sankranti. However, the theme harvest season is the common denominator. On this day, sun god is worshipped, made offerings and propitiated. Devotees also worship Lord Vishnu and goddess Lakshmi on the occasion of Makar Sankranti. The festival is celebrated with various social and cultural activities. However, kite flying and bonfires remain the major attraction of the festival. People also take dips in holy rivers like the Ganges and in the Yamuna. And Prime Minister Narendra Modi has extended greetings to citizens on Makar Sankranti. In a tweet, he said, and I quote, Makar Sankranti is marked with enthusiasm in several parts of India. This auspicious festival illustrates India's diversity and the vibrancy of our traditions. It also reaffirms the importance of respecting Mother Nature. Magh Bihu wishes to everyone as well. May the coming times be filled with happiness. With the blessings of Almighty, may there be brotherhood and wellness all around. And coinciding with the festivities of Makar Sankranti, the festival of Pongal is also being celebrated in southern parts of the country, particularly in the Tamil community. Dedicated to Surya Dev or sun god, Thai Pongal is a multi-day harvest festival. Pongal is the start of the month Thai according to the Tamil solar calendar. The very first day of Pongal festivities is called Bhogi. Traditional dish rice boiled in milk with jaggery is served to gods and goddesses. Later, an offering is made to cows and then shared by the family. Cows are decorated and their horns adorned with beautiful embellishments, including ritual bathing and procession. People decorate their homes with rice powder-based kolam artworks. The 4-day Pongal festivities will conclude on the 18th of this month. And the PM extended his greetings to people on Pongal as well. In a tweet, he said, and I quote, Pongal greetings to all, especially my Tamil sisters and brothers. This special festival showcases the best of Tamil culture. May we be blessed with good health and success. May this festival also inspire us to live in harmony with nature and further the spirit of compassion. And traditional bull taming sport, Jallikattu began at Avaniyapuram in Madurai to mark the Pongal festive spirit. The game was organized this year, keeping restrictions amid the COVID-19 pandemic. The robust sport involves releasing a bull into a crowd of people who attempt to grab it and ride it as well. It is performed during the 4-day Pongal festival and is hugely popular in the southern state. Bhogali or Magh Bihu is also being celebrated in Assam today. One of the most popular festivals of Assam, Magh Bihu, is a joyous, colourful harvest gala celebrated with great gusto. In the early morning of Bihu, Meji or bonfire is lit and the festival is celebrated with some amazing folk songs accompanied with traditional instruments. The Assamese folk songs are vital to the Bihu festival.
And the PM has also extended his greetings on the occasion of Magh Bihu. In a tweet, he said, and I quote, "May the coming times be filled with happiness, with the blessings of Almighty. May there be brotherhood and wellness all around." Magh Bihu wishes to everyone is right on top. And amid the festivities, Union Home Minister Amit Shah visited Lord Jagannath Temple in Ahmedabad today. The Home Minister offered prayers to Lord Jagannath. And RSS Chief Mohan Bhagwat offered prayers at the Sri Kadumbari Chinnamam Temple and participated in community Pongal celebrations at a locality in the outskirts of Chennai today. He offered prayers at the temple, participated in Gau Puja and took part in Pongal festivities on the occasion. Addressing the gathering, he wished the people of Tamil Nadu and said that it was a matter of great joy for him to be present in the state during the festive season. He called for cordiality and sweet relationships among people in keeping with the festive spirit, pointing out that Pongal was celebrated for 3 days in Tamil Nadu, unlike in the rest of India where it was a day-long festival. He said the worship of the sun god and the cow represents man's bond with nature and his gratitude for its role in daily life. Meanwhile, Raksha Mantri Rajnath Singh took part at the 5th Armed Forces Veterans Day function at the HQ Training Command of the Indian Air Force in Bengaluru. He also laid a reed on this occasion at the martyred Jawans of the Armed Forces. In his address, Rajnath Singh said that on the 14th of January we commemorate Armed Forces Veterans Day along with Makar Sankranti and the Bihu Festival, other harvest festivals. This is a tradition of our country that Jai Jawan and Jai Kisan go hand in hand. मकर संक्रांति यानी लोहड़ी बिहू यह भी जो पर्व होता है इसमें अन्नदाताओं का सम्मान किया जाता है यानी किसानों का सम्मान किया जाता है यानी 14 जनवरी यह जय जवान और जय किसान यह दोनों को प्रदर्शित करता है, दोनों को एक्सप्रेस करता है, दोनों के प्रति एक सम्मान व्यक्त करने का यह दिन है। मैं इसे इस रूप में लेता हूं कि हमारे देश की सीमाओं पर तैनात हमारा जवान भी वह इस मकर संक्रांति, लोहड़ी, बिहू इस पर्व को मना पाता है। The Raksha Mantri also said that our country is known the world over as an envoy of peace. He also reiterated that if need be, India is capable of entering the home of our enemies and to give them a befitting reply against terrorism. आतंकवादी ठिकानों पर भारत की धरती से नहीं बल्कि पाकिस्तान की धरती पर जाकर आतंकवादी ठिकानों को समाप्त करने में जो कामयाबी हासिल की है भारत के इतिहास में बेमिसाल। वही है सेंस ऑफ हिस्ट्री जो यह सब कराती है। भारत का जहां तक प्रश्न है, भारत किसी के साथ संघर्ष नहीं चाहता, किसी के साथ भारत युद्ध नहीं चाहता। हम तो चाहते हैं सभी के शांति, पड़ोसी के साथ भी शांति चाहते हैं और विश्व की जितने भी कंट्रीज हैं सबके साथ हम शांति चाहते हैं। An Armed Forces Veterans Day like here was being celebrated all over the country today. The Army took lead service for conduct of the event at Delhi. The events of this year have been scaled down to cater to COVID-19 restrictions placed by the government. Now, addressing the event in Delhi, Chief of Army Staff General M.M. Narawane said that last year had been very challenging for our nation, but the armed forces bravely stayed at the northern borders. He added that the armed forces also battled the pandemic efficiently. पिछले वर्ष
हमारे देश और सेना के लिए बहुत ही चुनौतीपूर्ण रहा है। सेना उत्तरी सीमाओं पर सुरक्षा में दृढ़ता से डटी रही और साथ ही कोविड महामारी का सामना सक्षम रूप से करती रही। मुझे ये कहते हुए गर्व है कि इस कार्य को सफलतापूर्वक करने के लिए हमारे वेटरन्स का पूरा सहयोग मिला। General said that this entire year will be celebrated as Golden Victory Year to mark 1971 war victory. Several events will be organized across the country. ये पूरा साल 1971 के युद्ध के विजय प्राप्त होने के उपलक्ष्य में स्वर्णिम विजय वर्ष के रूप में मनाया जाएगा और देश भर में अलग अलग जगहों पर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा, जैसे कि एग्जीबिशंस, बैंड डिस्प्लेज, परेड इत्यादि। Hashtag Swarnim Vijay Vash song dedicated to the brave sons of India and Bangladesh commemorating their valor and courage during the 1971 Indo-Pak War was released by Admiral Karambir Singh, Chief of Naval Staff, during Armed Forces Veterans Day celebrations today as well. Take a look at the video. A team of WHO experts is in Wuhan, China to start their probe into COVID-19 at the virus epicenter. The 10 scientists will investigate the origins of the new virus in a mission that comes more than a year after the pandemic began. The team is currently under quarantine in central Hubei province, from where they are communicating with Chinese medical experts through video links. Wuhan is the central city where the first cluster of cases was detected in December 2019. WHO Chief Tedros Adhanom Ghebreyesus has said that the organization looks forward to working with China on the mission to identify the source of the virus and how it entered the human population. And let's now take a look at the updates on the COVID-19 situation from across the world. Well, the virus has infected more than 9 crore 27 lakh 19,000 people, while 6 crore 62 lakh 46,980 have recovered so far worldwide. The number of lives lost due to COVID-19 is about 19 lakh 84,900. The virus continues to batter the US the most, where more than 2 crore 35 lakh 90,480 cases have been registered. Over 3 lakh 93,000 fatalities have been recorded in the US as well due to the COVID-19 pandemic, followed by Brazil, which has had 2 lakh 6,000 lives lost. Let's now get you a little sports. And after snatching a draw from the jaws of defeat in their previous encounter, Ajinkya Rahane-led Team India will face Tim Paine's Australia in the 4th and final test match of the Border Gavaskar Trophy at the Gabba on Friday. It will be a contest between an Indian side scrambling to put their best 11 on the park and a full-strength Australia, well, -1 at a venue the hosts haven't lost to tests since 1988. India will take on Australia in the final test of the Border Gavaskar Trophy, which will begin on Friday at the Gabba in Brisbane. India faced multiple injury problems ahead of tie with series level 1-1. In Sydney, India batted out 131 overs in the 4th innings amidst an injury crisis and finished on 334 for 5 while chasing a mammoth total of